जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बन और उसके यौगिक, जो कि हमारा अध्याय 4 है और यह क्लास हमारी एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 10 से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें कार्बन के बारे में पहले समझेंगे। तो कार्बन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। ओके, क्योंकि यौगिकों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, धातु और अधातु, और एक हमारी उपधातु होती है अधिकतर। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन अधातु है और इसका प्रतीक क्या होता है? सी होता है। यदि इसकी भू प्रॉपर्टी में बात की जाए तो 0.02% इसका परसेंटेज होता है। वायुमंडल में इसका परसेंटेज कितना होता है? 0.03% इसका परसेंटेज होता है। जो भी लिविंग हैं, जितने भी जैसे पेड़ हो या जंतु हो, सभी में कार्बन उनके शरीर में पाया जाता है। जैसे कार्बन हमारा जो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, और जो आपके फैट जो भी होता है, इन सब में कार्बन पाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कार्बन में सहसंयोजी बंध के बारे में बताया गया है। तो कार्बन का सहसंयोजी बंध, जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वह 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इस प्रकार से कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वह जो है 1s2 2s2 2p2 है। हम सभी को पता है कि इससे पहले हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है कि जो कोई भी एलिमेंट जो होता है वह तभी स्टेबल हो पाता है जब उसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल यहाँ पे 2a और 2a, टोटल कितने हैं? 4 है। इस प्रकार से यदि हमें यहाँ पे कितने होने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे। तो 8 होने के लिए हमें क्या करना होगा? 4 और हमें ऐड करने होंगे। तो 4 यदि और हमारे पास हो जाए तो इस प्रकार से टोटल हमारे 8 हो जाएंगे। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि इसको यहाँ पे एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाया गया है। ये के हमारी पहली कक्षा है, एल हमारी दूसरी कक्षा है। तो इसका भी एक फार्मूला होता है 2n²। ओके, तो इस फार्मूले को हम इन कक्षा में रख देंगे तो उस प्रकार से कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इस प्रत्येक कक्षा में उसको निकाल सकते हैं। तो ये पहली कक्षा में कितना, यदि n बराबर हम कितना रख देंगे, n इक्वल टू हम 1 रख देंगे तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? इस फार्मूले के हिसाब से 2 आएगा। इसी फार्मूले को हम L जो है KLMNOP, इस प्रकार से हमारी कक्षाएं बढ़ती जाती हैं। तो KLMNOP इनको हम कक्षाएं मानते हैं, ये सभी कक्षाएं होती हैं। तो K हमारी पहली कक्षा, L हमारी दूसरी, M तीसरी, N चौथी, O पाँचवीं और P छठी। तो यदि कोई आपको कहे कि आप बताइए कि चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हमारे, तो n बराबर कितना हो जाएगा? n के लिए हम कितना रख देंगे? n बराबर 4। n के लिए 4 रखेंगे तो n का, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 चक्कू 16, और 16 की गुणा 2 से कर देंगे तो टोटल हमारे पास 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? n कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? n कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये तो हो गया। हम आगे की बात बता दिए आपको। हम यहाँ पे कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं तो कार्बन से रिलेटेड बातें सीखेंगे। तो यहाँ पे कार्बन के बारे में देख रहे हैं। तो पहली कक्षा में कितने हो गए? 2, दूसरी कक्षा में हो गए 4। तो हमें यदि किसी भी तत्व को स्टेबल करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने कम है? अभी 4 कम है। तो वही हमारी क्या हो जाती है? संयोजकता। जितने इलेक्ट्रॉन या तो किसी से लेने हो या किसी को देने हो, तो उससे हम क्या बोल देते हैं? वैलेंसी बोल देते हैं। ओके, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, क्योंकि कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे उसी के बारे में पूरा विस्तार से समझाया गया है, एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? उत्कृष्ट गैस का मतलब है इनर्ट गैस, जो कि वह गैसें होती हैं जिनकी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम इनर्ट गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। कार्बन का वैलेंसी क्या होती है? चतुसंयोजी होती है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं टेट्रावैलेंट होता है।
कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट। कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए इसे हम चतुस्संयोजी कहते हैं। कार्बन ना तो यहाँ पे इसके बारे में विस्तार से लिखा है, इसको केवल हमें रीड करना है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर, ये यदि जो इलेक्ट्रॉन खोता है वो धनायन हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋणायन हो जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। 4+ इलेक्ट्रॉन जो है यदि खो देता है तो धनायन, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन आयनिक आबंध बनाता है। तो ये करता क्या है, ये क्या करता है, 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण कर लेता है। इलेक्ट्रॉन अपने खोता नहीं है, और 4 इलेक्ट्रॉन धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के साथ क्या करता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजी बंध बना लेता है। क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाफ 50-50 का यहाँ पे क्या हो जाता है, 50-50 का मामला आ जाता है। तो ये 50-50 का रेशियो हो जाता है। तो यानी कि ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन देने में भी इसको बहुत एनर्जी लगेगी, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो उसको भी लेने में भी काफ़ी एनर्जी लगती है। तो ये क्या करता है, साझा कर लेता है। तो साझे में क्या होता है कि एनर्जी की बचत हो जाती है। तो कार्बन क्या करता है, अन्य तत्वों के साथ परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी का क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को क्या बोलते हैं, जो बॉन्ड बनाता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो कार्बन कैसी बॉन्डिंग करता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है। कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं, साझेदारी से बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि कार्बन भी क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, क्लोरीन, ये सभी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन देखिएगा, हाइड्रोजन के पास कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं। तो इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसको स्टेबल रहने के लिए क्या करना होगा, इसकी बाह्य कक्षा में या तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही एक ऐसा है जो अपवाद के रूप में रहता है, अपवाद नहीं कह सकते इसको हम, जो हमारा जो मैजिक नंबर रहता है वो 2, 8, 8, 18, 32 के फॉर्म में रहता है। तो जिसके भी लास्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो, या 8 हो, 18 हो, या इतने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मेन जो इनर्ट गैस की जो कंडीशन फॉलो करनी होती है वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि किसी भी किसी भी परमाणु के बाह्य कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह स्थायी हो जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसके बाह्य कक्षा में कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्थायी होने के लिए हाइड्रोजन क्या करता है, इस वाले बाजू वाले इलेक्ट्रॉन से क्या किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन को कभी भी H नहीं लिखा जाता है, क्योंकि यह स्टेबल नहीं है। स्टेबल रहने के लिए इसको हम क्या करते हैं, इसके साथ एक और हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो इसको हम H2 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से यह स्टेबल हो जाता है और यह कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। क्लियर है। इसी प्रकार से हमारा ऑक्सीजन एक सिंगल है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p4। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारी लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, जो कि हमारे पास कितने हैं, 2 + 4 टोटल है 6। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने 6 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं किसी को, क्यों, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, 6 इलेक्ट्रॉन देना जो कि एक काफ़ी कठिन काम है। उसको 6 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो भी कम एनर्जी में। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो सिंगल ऑक्सीजन, यहाँ पे यदि हम ऑक्सीजन को आपने कभी भी सिंगल ऑक्सीजन इस प्रकार से लिखा हुआ नहीं देखे होंगे, क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह स्टेबल नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन को जो है O2 के रूप में पढ़ते हैं।
तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, यहाँ पे सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4 6 हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब इसको हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6। ये ऑक्सीजन ए को हम मान लेते हैं, ये ऑक्सीजन ए है, ये ऑक्सीजन बी है। बी के बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या हुआ कि दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीजन ए वाला भी स्टेबल नहीं है, बी वाला भी स्टेबल नहीं है। तो ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के, इन्होंने क्या कर ली, कोवैलेंट बॉन्डिंग कर ली। तो इस प्रकार से अब हम काउंट करेंगे तो 2, ये 2 हो गए, ये 2 4 और ये 4, टोटल कितने होगी 8। तो 8 हो गए इस वाले आइटम के, 8 हो गए इस वाले आइटम के। तो दोनों कैसे हो गए, स्टेबल हो गए। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो गई, ये स्ट्रक्चर हो गई जो कि साजिश से बॉन्ड करके बना लिया। इस प्रकार से हम जो है ऑक्सीजन को जो है यहाँ पे डबल बॉन्डिंग इसमें बीच में क्यों दिखाई गई है, क्योंकि एक ऊपर से और यहाँ से 2 जो है 2 इलेक्ट्रॉनों की जो है यहाँ पे हमने क्या की, साझेदारी की है। ओके, तो इस प्रकार से इसको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन के परमाणु के बंद बीच में कैसा है, डबल बॉन्ड है। कैसा है, डबल बॉन्ड है। ओके, ये आपने यहाँ पे देख लिया। बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो होगा 1s2 2s2 2p3। क्यों, क्योंकि 2 2 4 और 3 7 हो गए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नाइट्रोजन है इसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 हैं। अब नाइट्रोजन को क्या करना होगा, स्टेबल रहने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और लेने होंगे किसी से। कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे। ओके, तो नाइट्रोजन क्या करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन ए का है, इसको बी मान लेते हैं। इस 3 इलेक्ट्रॉन इसके हैं। तो इन दोनों ने क्या किया, आपस में बॉन्डिंग कर ली, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली। और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से इनके पास 3 जो है बॉन्ड बन जाते हैं। तभी आप देखते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितनी बॉन्डिंग होती है, 3 बॉन्डिंग होती है। ओके, इसे 3 बॉन्डिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से समझ गए ना आप कि ये हमारे क्या है, सभी कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं इन दोनों के बीच में। जो भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं सारे के सारे कैसे कोवैलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल थे। इसी प्रकार से जल के अणु में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है, एकल बॉन्ड होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ के आए हैं बैक साइड में कि ऑक्सीजन का जो बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 होता है। इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 1 है। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन भी स्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन भी स्टेबल नहीं है, और ना ही ये वाला हाइड्रोजन स्टेबल है। तो इन सबको अपना एक स्थायी रूप बनाने के लिए क्या करना होगा, इनके पास हाइड्रोजन के पास कितने हों, बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हों। ऑक्सीजन के पास टोटल 8 होने चाहिए, इसके पास भी 2 होने। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से साझा कर लेता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा। यहाँ भी क्या करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा। तो इस प्रकार से जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्डिंग हो जाएंगी और ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी हो जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 6 पहले से थे और एक ये ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, 6 2 8 हो गए। हाइड्रोजन के पास एक खुद का था और एक इसका ले लिया ऑक्सीजन का, ये भी सेटिस्फाई हो गए। तो इस प्रकार से ये हमारे ये जो है जल की जो है संरचना बन जाती है। ओके, इस प्रकार से जल की संरचना कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से अभी तो जो है ये जल की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गई। अब हम सहसंयोजी यौगिकों की जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है उनके भौतिक गुण और फिर रसायन कार्बन की जो है और प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे।
तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे सिंपल बॉन्डिंग हुई थी, तो इनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, बहुत कमज़ोर हो, कहने का मतलब है काफ़ी कम होता है। तो इसको हम यहाँ पे लिखा हुआ है सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक, बॉइलिंग और मिल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते, कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो कम होता है। ठीक है, इसके कारण जो है ऐसा होता है। इनको बहुत आसानी से हम बहुत ही कम टेम्परेचर पे गर्म और बॉयल कर सकते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, ये कुचालक होते हैं, लिखा हुआ है सहसंयोजी बंध कैसे यौगिक कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होता, क्योंकि इनके आयन नहीं बन पाते हैं, और जब तक आयन नहीं होंगे तब तक जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो वहाँ पे बिजली का भी फ्लो नहीं होगा, तो हम उसे कुचालक कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, जो यूनिवर्सल इसका कार्बन का नेचर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक तो कैटेनेशन या श्रृंखलन, और इसकी जो वैलेंसी। इन 2 वजहों से जो है कार्बन के लाखों नंबर में जो इसके यौगिक पाए जाते हैं। संसार में या दुनिया में जो भी है, सबसे ज़्यादा यदि यौगिक की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यौगिक किस एलिमेंट के हैं, सबसे ज़्यादा यौगिक जो है कार्बन के हैं। ठीक, क्योंकि कार्बन की 2 प्रॉपर्टी जिनको हम पढ़ने वाले हैं, इन्हीं के कारण जो है ऐसा होता है। पहला है कैटेनेशन या श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब है कार्बन जो है, अभी हमने देखा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन क्या करता है, कार्बन 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 सिंगल बॉन्डिंग या कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग, ऐसे जुड़ करके बहुत सी लंबी जो है श्रृंखला बना देता है। इसी को श्रृंखला या चैन या कैटनेशन कहते हैं। ओके, ये इसका काफ़ी मुख्य गुण है। अगला है इसका वैलेंसी पढ़ के हम आए हैं अभी पैक्साइड, कितनी होती है, 4 होती है। ठीक, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैटनेशन, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य क्या सिंगल बॉन्डिंग भी बना सकते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्डिंग, कार्बन और कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्डिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका गुण काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसके कारण ये काफ़ी यौगिक का निर्माण करता है। कार्बन कार्बन के परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला शाखित, लंबी श्रृंखला, अब यहाँ पे कह रहा है शाखित। शाखित का मतलब जैसे यहाँ पे हमने कार्बन कार्बन और ये कार्बन, 2 कार्बन और इसके पीछे यहाँ पे एक और कार्बन लगा दिया, फिर यहाँ से कार्बन हम लगा दिए, फिर यहाँ से कार्बन लगा दिए, यहाँ से भी कार्बन लगा सकते हैं, फिर यहाँ से भी कार्बन, ये सभी क्या होगा, ये मान लीजिए मेन रो है, ये मेन रो है, और ये सभी क्या निकल रही हैं, इसकी शाखाएं निकल रही हैं। तो वही आप कह रहा है कि शाखित श्रृंखला और वलय संरचना, एक जो होती है इसकी वलय संरचना का मतलब होता है, जैसे बेंजीन की संरचना आपने देखी होगी, इस प्रकार से जो ये संरचना हम इसको वलय संरचना कह सकते हैं। वाले भौतिक एक सेकेंड, यहाँ पे यौगिक होना चाहिए, यहाँ पे यौगिक होगा, ये भौतिक लिखा है। यौगिकों का निर्माण करता है कार्बन के परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ओके, अब सेकंड पॉइंट पे जाएंगे, चतुसंयोजकता, टेट्रावैलेंट। कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 4 है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु या कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु, यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ बॉन्ड बना सकता है। इसके बारे में समझते हैं। इसकी जो पहली लाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखा है कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, ये तो चलो क्लियर है, समझ गए हम। इसके बाद कह रहा है जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन देखो, कार्बन यहाँ पे तो कार्बन है ही है ये, इसके बाद कार्बन क्या कर सकता है, 4 अन्य कार्बनों के साथ, यानी कि खुद तो है ही है कार्बन, यहाँ से भी एक कार्बन से जुड़ सकता है, यहाँ से भी एक कार्बन से,
यहाँ से भी कार्बन से, यहाँ से भी कार्बन। क्यों? अब देखो इस वाले कार्बन इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। तो ये जो हमारा कार्बन नंबर 1 है, इसकी वैलेंसी की बात की जाए तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 4। तो यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, यहाँ से, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। ठीक, इस वाले कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ भी हम 4 कार्बन इस प्रकार से जोड़ देंगे। देखो एक ये कार्बन जुड़ गया, यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो गई। यदि इस कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ भी एक कार्बन जोड़ देंगे, यहाँ भी एक कार्बन जोड़ देंगे, यहाँ भी कार्बन 1 जोड़ देंगे। इस और इधर से बॉन्डिंग हाई है इसकी, इस वाले कार्बन की भी वैलेंसी पूरी हो गई। यदि इसकी बात करते हैं तो यहाँ भी कार्बन जोड़ देंगे, यहाँ भी कार्बन जोड़ देंगे, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। तो यहाँ पे आप कार्बन भी जोड़ सकते हैं कार्बन के साथ में, और कार्बन के साथ में हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं। ओके, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ कार्बन के साथ देखो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और सल्फर, इन सभी को जोड़ा जा सकता है और नए नए यौगिक बनाए जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर सभी को? अब हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड कार्बन की यौगिक कौन से होते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा है, तो इसमें देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिएगा जो हमारे संतृप्त होते हैं कार्बनिक यौगिक, संतृप्त का सिंपल सा मतलब है जिसमें सिंगल बॉन्डिंग हो, वो सारे हमारे कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्डिंग हो, वो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ओके, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। जब हाइड्रोजन और कार्बन मिलते हैं तो उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को 2 कैटेगरी में बांटा गया। कौन? एक तो संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। संतृप्त वह होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य कैसा है, यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल बॉन्डिंग है, उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसका सिंपल फार्मूला होता है CnH2n+2, जो कि हमारा एल्कीन है, एल्केन है, जो कि क्या है? एल्केन है। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के मध्य में यदि डबल बॉन्डिंग है तो उसे एल्कीन कहेंगे, इसका सामान्य फार्मूला होता है CnH2n। और यदि ट्रिपल बॉन्डिंग है तो इसे हम एल्काइन कहेंगे, जिसका फार्मूला होता है CnH2n-2, जो कि काफ़ी सिंपल है, इसको आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम संरचना समझते हैं, जो कि आपका एथेन का दिया गया है। और एथेन जो है कैसा है, एक यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसको इस प्रकार से देखो बनाया गया है। कार्बन कार्बन के मध्य में कितना है, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग बनाई गई है। एक सेकंड, ये हमारा कार्बन है और ये हमारा कार्बन है। ओके, तो यहाँ पे डबल बॉन्डिंग बनाई गई है और यहाँ एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि एथेन है ना, एथेन है तो हमारा ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे और यहाँ पे। इस प्रकार से एथेन की संरचना बन गई। ओके, अब यहाँ पे देखो इसका बिंदु पॉइंट दिखाया गया, जो कि काफ़ी सिंपल है, इसको देखकर आप समझ सकते हैं। लिखा हुआ है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है और एटॉमिक फार्मूला और इसका एटॉमिक फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसकी जो संरचना सूत्र होता है उससे हम बना सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य कक्षा में? 4 होते हैं। तो ये जो स्टार वाले हैं हम कार्बन के मान लेते हैं 1 2 3 4 5। अब आप कहेंगे यहाँ पे 5 कैसे? ये क्या है? यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो देख पा रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है इस वाले कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन है इस वाले कार्बन का। ओके, तो इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इधर वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इधर वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इसलिए और इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन गई, सिंगल बॉन्डिंग। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि इस वाले
कार्बन की काउंटिंग करेंगे इलेक्ट्रॉनों की, तो यहाँ पे काउंटिंग करिए आप, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। इस वाले कार्बन के कितने हो गए? 8 हो गए। इस वाले कार्बन के काउंटिंग करें इलेक्ट्रॉनों की, तो 2, 2 4, 2 6 और 2 8। इस प्रकार से इस भी कार्बन के जो इलेक्ट्रॉनों की जो इसका बाह्य कक्षा है वो कंप्लीट हो गई। और ये कैसा हो गया? इसकी संरचना इस प्रकार से कंप्लीट हो गई। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ हाइड्रोकार्बन के नाम दे रखे हैं, उनका फार्मूला लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनकी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई गई है जो कि काफ़ी सिंपल है, देख लेते हैं। यहाँ पे पहला है मीथेन। मीथेन जो कि हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कार्बन के चारों तरफ कैसी कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये और कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो 1 2 3 4 ये कंप्लीट हो गई। एथेन, एथेन भी हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्डिंग, और इस प्रकार से ये इसकी संरचना कंप्लीट हो जाएगी। प्रोपेन, प्रोपेन आप ऐसा समझिएगा जिस पे एन लगा होता है, एन लास्ट में एन लगा हो, वो हमारे कैसे होते हैं? उन्हें हम उनके मध्य में सिंगल बॉन्डिंग होती है। जिन पे इन लगा हो, जिसके लास्ट में इन लगा हो, तो वहाँ पे डबल बॉन्डिंग होती है कार्बन कार्बन के मध्य में। और जहाँ पे अल्काइन लगा हो या आयन जिसको बोलते हैं, लास्ट में क्या लिखा हो? आयन। आयन जब भी लिखा होगा तो वहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्डिंग लगाते हैं, और इन के समय कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्डिंग लगाते हैं, और एन में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्डिंग लगाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे जो भी आप सारा देख पा रहे हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे के सारे जो है क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और आपके एल्केन समूह के कंपाउंड है। ओके, यहाँ पे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे अभी हमने जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो है बिंदु संरचना देखा था। अब हम देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बिंदु संरचना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन, एल्कीन में क्या करते हैं? कार्बन कार्बन के मध्य में हम क्या करेंगे? डबल बॉन्डिंग लगाएं। देखेंगे यहाँ पे बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पे क्या करना है? कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है? 4। कार्बन के पास 4 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4। कार्बन के पास 4 है, तो कार्बन क्या करता है? 2 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और दूसरे वाले कार्बन से भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस प्रकार से इसके पास टोटल 8 हो जाएंगे। ये 4 ये हो गए, 2 6 और 2 8। इस प्रकार से इस वाले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब इधर हम इस वाले कार्बन की बात करेंगे, तो ये क्या करेगा? 4 तो ये ले लेगा क्योंकि साझा करके बना रहा है, कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है। 2 इस हाइड्रोजन के, 2 इस हाइड्रोजन के, तो इसके पास भी कितने हो गए? इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसकी यह जो है स्ट्रक्चर बन गई। सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं जो आपके समझ में ना आया हो। अब हम पढ़ेंगे एल्काइन। एल्काइन यहाँ पे एथाइन, ठीक, इसको हम एसिटिलीन भी पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है? यहाँ पे इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2 ही हैं। जब हाइड्रोजन 2 हैं तो कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्डिंग हुई है। क्यों? क्योंकि बैलेंसी पूरी करने के लिए। ठीक है, तो इसने क्या किया? ये हाइड्रोजन इस कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बैलेंसी हो गई, और इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। इस प्रकार से ये क्या करेगा? ट्रिपल बॉन्डिंग बना लेगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट पर देखते हैं। अब हम नेक्स्ट कुछ और हाइड्रोकार्बन की संरचना के बारे में देखते हैं फटाफट। यहाँ पे अभी हमने बताया था जो एल्कीन होता है, एल्कीन का फार्मूला क्या है? CnH2n। ओके, तो एल्कीन, इसमें कार्बन कितने होते हैं? 2 होते हैं। प्रोपीन में 3 होते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 2 दूनी 4 और 1 CnH2n। ओके,
तो इस प्रकार से आपने देखा हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 4 हैं, ये सारे कितने हैं, एल्कीन हैं। इनकी संरचना है कार्बन के साथ बैलेंसिंग करके बन गई। काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे आप इसमें ऐसा कुछ नहीं जो आपके समझ में ना आए। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एल्काइन। एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। ओके, तो जो भी नंबर आएगा उसमें से 2 हाइड्रोजन कम कर देंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दूना एथेन था, तो यहाँ पे इसके पास 2 होते हैं कार्बन, तो 2 कार्बन लिखेंगे तो इसके लिए 4 में से 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 2 ही। तो हाइड्रोजन और कार्बन कैसे हैं, यहाँ पे बराबर है। ठीक, ये क्या है, एथाइन। इसको एथाइन, एथाइन की संरचना कैसे बनाएंगे, तो क्या है, कार्बन हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो 3 इस वाले कार्बन से ले लेगा और 1 इससे ले लेगा, तो कितने हो जाएंगे, 4, और 4 इसके पास पहले से हैं, तो और ये इस प्रकार से इसकी बॉन्डिंग बन जाएगी। इस प्रकार से, इसी प्रकार से प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इन सब की स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब है कार्बन संरचना के आधार पे हाइड्रोकार्बन। ओके, तो श्रृंखला संरचना के कार्बन की संरचना के आधार पे ये 2 प्रकार के यहाँ पे दे रखा, पहला दे रखा है सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन जो है, ठीक है, और एक जो है यहाँ पे ब्रांच लाइन, ब्रांच, ठीक है, शाखी श्रृंखलाएँ, ठीक। तो इस प्रकार से ये ऐसे बनती हैं। स्ट्रेट का मतलब है कार्बन कार्बन देख सकते हैं आप एक सीधी रेखा में, इस कार्बन से एक कार्बन दूसरे कार्बन से ऐसे ऐसे जुड़ता जा रहा है। अब ब्रांच में क्या होता है, यहाँ से ये तो ऐसे जुड़े हुए हैं, इस वाले कार्बन से एक देखो नीचे की तरफ कार्बन निकला है, इसको हम ब्रांच या शाखित कार्बन कह सकते हैं। यहाँ पे भी ये एक सेंट्रल कार्बन है, इससे दाहिनी तरफ, लेफ्ट, अप, डाउन, चारों तरफ देख सकते हैं कि ये शाखाएं निकली हैं, इनको हम शाखी श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पे पेंटेन की संरचना है। पेंटेन जो कि हमारा एल्केन है, क्योंकि इसका फार्मूला CnH2n+2 है। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 5, तो 1 2 3 4 5, और हमें जानकारी है कि हर एक कार्बन के पास कितने, उसके बैलेंसी होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। तो यदि हम कार्बन नंबर इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 मान लेते हैं, तो कार्बन 1 में आप देख सकते हैं कि कार्बन 1 की बैलेंसी कैसे हो रही है, 3 तो इसके पास हाइड्रोजन है, 1 2 3 इससे हो गई, और ये वाली बैलेंसी क्या करेगा, ये दूसरे वाले कार्बन से इस वाले कार्बन से कर लेगा। जब हम सेकंड वाले कार्बन पे आ रहे हैं तो ये कार्बन क्या करेगा, एक तरफ इस वाले कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक तरफ फिर से बैक वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 हाइड्रोजन इसके पास हो जाएंगे, तो इस प्रकार से इसकी बैलेंसी पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार से सारे कार्बन को हम देखते चलेंगे और उसकी बैलेंसी पूरी हो जाएगी। ओके, और पेंटेन की संरचना कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आइसोपेंटेन। आइसो नाम तब आता है, इसको बोलेंगे एन पेंटेन, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन है, और ये कैसा है, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन इसको क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन जो है एक शाखा बना रहा है, ठीक है, और कार्बन जो है क्या कहता है, यहाँ पे तो सब सीधी लाइन में चल रहे थे, लेकिन इसने क्या किया, एक अपनी अलग से ब्रांच बना ली। इसी को हम आइसोपेंटेन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन यहाँ पर भी हैं, 5 यहाँ पर भी हैं, लेकिन 4 एक सीधी रेखा में लगे हैं, एक साइड में हो गया, ठीक, तो इसे आइसोपेंटेन कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे नियोपेंटेन। अभी मैंने देखा पेंटेन के लिए कितने कार्बन होने चाहिए, 5 कार्बन होने चाहिए। यहाँ पर 3 कार्बन तो लीनियर हमारी सीधी रेखा में है, और एक कार्बन क्या हुआ, ऊपर की तरफ चला गया, एक कार्बन नीचे की तरफ, तो इसको हम बोलेंगे नियोपेंटेन। नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरा हमारा था वलय संरचना। तो उपरोक्त उदाहरणों से 3 उदाहरणों में हमारा क्या आणविक सूत्र समान है, लेकिन भिन्न भिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिक को संरचनात्मक स्ट्रक्चर समन्वय कहते हैं। क्लियर है। अब हम वलय के बारे में देखेंगे। वलय में भी 2 कैटेगरी हैं, संतृप्त और असंतृप्त। आप
हम लोग बैक क्लास में पढ़ के आए, संतृप्त वह होते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य में कैसी बॉन्डिंग हो, सिंगल बॉन्डिंग हो, उसे हम संतृप्त कहते हैं। असंतृप्त वह होता है जिसमें कार्बन के मध्य में क्या हो, कहीं भी डबल बॉन्डिंग आ जाए। तो ये संरचना आप जो देख पा रहे हैं, संरचना बेंजीन की होती है और बेंजीन में अल्टरनेट क्रम में, यहाँ पे देखो डबल बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग सिंगल बॉन्डिंग, अल्टरनेट क्रम में जो है बॉन्डिंग होती है सिंगल और डबल की। ठीक, इसको हम असंतृप्त कहते हैं। यहाँ पे इसको ओपन करके बनाया गया ये हेक्सेन है, ये क्या है, बेंजीन है। नेक्स्ट देखते हैं कार्यात्मक समूह। यहाँ पे ये जो प्राकार्यात्मक लिखा है इसको छोड़ दो, ये कार्यात्मक समूह आप पढ़ सकते हैं। ये लिखा है कार्यात्मक समूह। कार्यात्मक समूह तो जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वह क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। आपने देखा होगा कि कार्बन के साथ में OH लगा हुआ है कहीं कहीं, कार्बन के साथ में या CHO इस प्रकार से लगा होता है, या आपका कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा होता है। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन, OH या CHO, ये जो है क्रियात्मक समूह होते हैं। इनको अलग अलग नाम से हम लोग समझते हैं। हाइड्रोकार्बन में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं। ये कह रहा है जैसे हाइड्रोकार्बन हमारे कौन था, मान लेते हैं हम हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं आपका CH4। ओके, ये कह रहा है कि CH4 हाइड्रोकार्बन में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। कौन विस्थापित कर देगा, ये जो हमारे जो क्रियात्मक समूह है या तो एक हाइड्रोजन को या एक से अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं और उसकी जगह पे स्वयं आके जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे CH4 में मानते हैं हमारे पास कितने हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। तो इसने एक हाइड्रोजन को हम यदि निकाल देते हैं तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये हो जाएगा CH3। अब आपको पता है कि ये हो गया CH3। कार्बन को वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, कार्बन की 4 होनी चाहिए। तो CH3 के साथ हम क्या जोड़ देंगे, CH3 के साथ OH जोड़ देंगे। और इस प्रकार से ऑक्सीजन की भी वैलेंसी कंप्लीट है हाइड्रोजन की, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन और कार्बन की कंप्लीट है। तो यह जो है हमारा एक यौगिक बन जाएगा कैसा, मेथिल एल्कोहल। ओके, तो इसमें मेन क्या है, आपने देखा कि क्रियात्मक समूह ने क्या किया, एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, उसकी जगह पे स्वयं आके जुड़ गया। ठीक, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहे, यानी कि कार्बन की जो वैलेंसी भी कंप्लीट रहे या बैलेंस रहे और इसको हटा भी दे। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। यह विषम परमाणु क्यों, क्योंकि इसमें और भी नया परमाणु आके जुड़ जाता है। यह विषम परमाणु विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, आपके क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। फंक्शनल ग्रुप इन्हें हम कहते हैं। आगे देखते हैं अब विषम परमाणु। अब इससे पहले हम सम परमाणु देख रहे थे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कार्बन के साथ जो है या तो क्या आएगा, कार्बन आता था, या फिर कार्बन के साथ हाइड्रोजन आता था। ठीक, क्लियर है, जो कि समपरमाणु थे। अब यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं, ना ही कार्बन आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन के साथ में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आएंगे। ठीक है, और आपका एल्कोहल यानी कि OH, कीटोन, ठीक, ये सब लगते हैं। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट क्रियात्मक समूह देखते हैं। यहाँ पे विषम परमाणु है क्लोरीन और ब्रोमीन,
और ऑक्सीजन। यहाँ पे इसके आधार पे फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, हेलो इन कार्बन यानी कि क्लोरो ब्रोमो आइडो या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन समूह के तत्व बोलते हैं इनको। उन्हीं के आधार पर इसका नाम रखा गया हेलो में कौन आ जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब आ जाते हैं। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक। यहाँ पे एल्कोहल, जो एल्कोहल होता है उसका क्रियात्मक समूह OH, इस प्रकार से इसको दिखाते हैं। एल्डिहाइड, ये हो जाता है एल्डिहाइड का होता है, इस प्रकार से भी एल्डिहाइड को लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कीटोन हमारा ये इस प्रकार से कीटोन हो गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे तोड़ करके इसको ऐसे लिखा गया है। ये हो गया एल्कीन समूह में डबल बॉन्डिंग लगती है कार्बन कार्बन के मध्य में, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्डिंग लगती है। इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे सजातीय समूह वह होता है जो एक समान कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो, एक ही प्रकार के हो। और इन जो सजातीय श्रेणी होती है उनमें यदि डिफरेंट की बात की जाए तो डिफरेंट कितना रहता है, CH2 का दूसरे कार्बन के मध्य में CH2 का डिफरेंट देखने को मिलता है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। सजातीय श्रेणी क्या है, देखिए यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के यहाँ पे प्रकारात्मक जो लिखा है, यहाँ पे कार्यात्मक भी बोल सकते हैं इसको, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, वैसे फंक्शनल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेथेन था, मेथेन में एक हाइड्रोजन को कम कर दिया, OH को जोड़ दिया तो मेथिल एल्कोहल बन गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम करके OH जोड़ दिया, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक। इस प्रकार से ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देख सकते हैं बनते गए चले, और यौगिकों का निर्माण हो गया। इसके सामान्य सूत्र क्या इसका है, ठीक है। ये जो सजातीय श्रेणी होती है उनमें अभी हमने बताया सदस्यों के उत्तरोत्तर सदस्यों में कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। और 14 और एटॉमिक मास की बात करते हैं तो 14 जो एटॉमिक मास रहता है डिफरेंट उतने का रहता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास निकालेंगे तो कार्बन का कितना होता है, 12, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो कितना हो जाएगा, और 2 के लिए 2 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 14 एटॉमिक द्रव्यमान का अंतर होता है। वही इसी के बारे में विस्तार से यहाँ पे बताया गया है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। यहाँ पे लिखा समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ाने से भौतिक गुणों में भिन्नता आती है। ये बहुत सी अच्छी बात कही गई है कि जब भी आप कह रहा है कि समान रासायनिक गुणधर्म, यदि किसी भी यौगिक के प्रॉपर्टीज एक समान हैं तो और अणु जो उनका एटॉमिक मास है यदि बढ़ रहा है तो भौतिक जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनमें हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। रासायनिक में बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे नाम पद्धति उसके बारे में समझ लेते हैं, और जो कि आपको पता है यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति कौन हमारी है, IUPAC। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन पेपर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अब वैसे आप ये IUPAC जो है ऑल वर्ड सभी जगह सेम ही रहती है। इसके अनुसार जो भी कंपाउंड का संरचना रहती है, यौगिक की जो संरचना रहती है वो सारी जगह एक जैसी ही रहती है। यहाँ पे बताया गया है यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करते हैं और उसके बाद अनुलग्न और पूर्वलग्न क्या होता है उसको दर्शा करके उसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम अनुलग्न का मतलब पहले, पूर्वलग्न का मतलब बाद में।
तो यहाँ पे देख सकते हैं पूर्व लग्न क्या है, ये श्रृंखला चालू हुई हमारी यहाँ से। तो इसमें पूर्व लग्न क्या है, क्लोरीन, तो वही इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हो गया 3 तो हमारे कार्बन है तो इसके लिए प्रो आ जाएगा, और सिंगल सिंगल बॉन्डिंग है तो इनके बीच में एन लग जाएगा क्योंकि एल्केन है, और इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, ठीक, जो कि एक क्या है, एक आईयूपीएसी नाम है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है अल्कोहल, इसका क्रियात्मक समूह होता है OH, OH होता है, एक सेकेंड, क्या होता है, OH, ठीक। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे O के साथ ऐसा डैश क्यों लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे O की जो है वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया है, एक तरफ से हाइड्रोजन तो ले लिया है तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी अभी एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है, इसलिए ये डंडा लगाया गया है जो कि इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा दिखा रहा है, ठीक। और यहीं पे कार्बन आके जुड़ेगा, ठीक, कार्बन जुड़े या हाइड्रोजन जुड़ेगा तो जल बन जाएगा, ओके, यहीं पे आके जुड़ेगा, ऐसा नहीं कि इधर आके हाइड्रोजन की तरफ जुड़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इस प्रकार से यहाँ पे देखो प्रोपेनॉल, इसकी संरचना हो गई, 3 के लिए लगाएंगे प्रोप और OH के लिए लगाएंगे ऑल, तो प्रोपेनॉल, ओके, इस प्रकार से संरचना। एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या है, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑल जो अनुलग्न लगाते उसके बारे में लिखा हुआ था, हमने सोचा कि ये फंक्शनल ग्रुप बता रहा है, ठीक है, ये सही है। और लगाते हैं यहाँ पे देखो प्रोपेनॉल, हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे यदि प्रोपेन, अब प्रोपेन में ई हटा करके क्या जोड़ देंगे, ऑल जोड़ देंगे, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्लियर है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। एल्डिहाइड का अनुलग्न लगाते हैं AL लगाते हैं, इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है CHO, ओके, इस प्रकार से ये संरचना यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पे एक खास बात ये भी है कि फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है उसको भी नॉमेनक्लेचर में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन 1 2 3 कितने कार्बन हो गए, 3 हो गए, और लास्ट में क्या लगाएंगे, लगा देंगे तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कीटोन का जो अनुलग्न है वो 1 होता है, यानी इसको हम ओन भी कहते हैं, और इसका जो क्रियात्मक समूह है वो इस प्रकार से होता है। कार्बन क्या करेगा, एक तरफ से ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, और इधर से या तो कार्बन यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए, उसके साथ भी बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ इसका एक सिंपल सा उदाहरण देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है प्रोपेनॉन, ये तो आपका जो है यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, क्यों, ये गलत लिखा, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्डिंग नहीं बनाता है। ये क्या है, ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ओके। अगला हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अनुलग्न होता है वो ओइक एसिड होता है, क्या होता है, ओइक एसिड, और इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है, क्रियात्मक समूह क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है COOH, ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है कार्बन के अकॉर्डिंग 1 2 3, तो कितने कार्बन है, 3, और इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल, ओइक एसिड, ठीक है, तो हो गया प्रोपेनोइक अम्ल।
यहाँ पे अभी हमने एल्कीन, एल्काइन इन सब के बारे में पढ़ा था। एल्कीन जो है कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्डिंग होती है, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, और एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्डिंग रहती है। ये सारा कुछ कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल एक छोटा सा वीडियो 10 मिनट का बना के कंप्लीट कर लेंगे, तो ये हमारा लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।